आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में, मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। तो हम अपनी सीरीज़ को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 1 हमारा पूरा हो चुका था। तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसके साथ चैप्टर 3 भी इंक्लूड कर लिया है जिसका नाम है मोशंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फ्लो ऑफ लेक्चर ऐसा रहेगा कि पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब कैसा होता है, क्या होता है, एटलस क्या है। फिर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अर्थ किस तरीके से रोटेट होती है या रिवॉल्व होती है, उसके दोनों मोशंस के बारे में हम बात करेंगे। अर्थ के डिफरेंट हीट जोन्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखेंगे। फिर एमसीक्यू दूंगी मैं आपको जिसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और अपकमिंग वीडियो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो ये फ्लो रखते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। ओके, तो पहला जो टॉपिक है वो है ग्लोब। ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। अगर हम छोटा सा मॉडल एक अर्थ का बनाएं तो उसे हम कहेंगे ग्लोब। ये आप सबने ही देखा होगा, एक स्टैंड रहता है जिसमें हमारी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी होती है जिसे कहते हैं ग्लोब। और ये जो नीडल अर्थ के सेंटर में से, मतलब अर्थ के जो मॉडल के सेंटर में से जाती है, वो उसको इस सर्कल पे, इस हाफ सर्कल पे, सेमी सर्कल पे टिका के रखती है। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी अर्थ को उसके ऑर्बिटल प्लेन में देखते हैं, जब सोलर सिस्टम में देखते हैं, तो वहां पर ऐसी कोई नीडल पास नहीं होती अर्थ के सेंटर में से। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर में से पास होती है, जिसे हम बोलते हैं अर्थ की एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ अर्थ, और इसी के अराउंड अर्थ घूमती है। तो अर्थ कहाँ से कहाँ घूमती है? अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन होता है। पर जैसा कि आप देख रहे हो कि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये टेढ़ा, ये देखिए, ये है अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि ये सन है और हमारी अर्थ सन के आसपास एक ऑर्बिट में चक्कर काटती है या रिवॉल्व होती है। अगर अर्थ सीधी होती तो हमारा जो अर्थ की एक्सिस होती वो ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बनाती? 90 डिग्री का, एकदम परपेंडिकुलर। लेकिन क्योंकि अर्थ कैसी है, अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ देखिए। और ऑर्बिटल प्लेन की वर्टिकल लाइन, मतलब इसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। 23.5 प्लस 66.5 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो अर्थ की टिल्ट के कारण काफ़ी सारे चेंजेस अर्थ पे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्थ का टिल्ट, क्योंकि अर्थ की टिल्ट ही वो रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ में डिफरेंट टाइप के सीजन्स हो पाते हैं। ठीक है, जो हमारे लेंथ ऑफ डे और नाइट ऑल ओवर द ईयर चेंज हो जाता है, वो होता है इस टिल्ट की वजह से, और अर्थ के सन के अराउंड चक्कर काटने की वजह से। तो ये जो एक जो इमेजिनरी एक्सिस अर्थ के अंदर से पास होती है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं अर्थ का नॉर्थ पोल, और जो बॉटम में होता है, जो सेकेंड पोर्शन पार्ट ऑफ सेकेंड एंड ऑफ दिस एक्सिस होता है, उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये ग्लोब है। ग्लोब में हम क्या क्या देख सकते हैं? हमें वाटर बॉडीज दिखती हैं जो कि नॉर्मली ब्लू कलर से दिखती है, हमें लैंड दिखता है, हम डिफरेंट टाइप के ओशन, कॉन्टिनेंट्स, इन सब के बारे में इस ग्लोब से पता लगा सकते हैं। तो इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब पे है वो क्या है? देखो, अगर हम ग्लोब को ऐसे आधे हिस्से में बांटे, ठीक है, तो जो इधर की साइड का आधा होगा, आधा मतलब हेमिस्फीयर, ठीक है, एक हमारी अर्थ स्फीयर है, पर अर्थ एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है। ग्लोब में इसे स्फीयर दिखाया जरूर जाता है, लेकिन अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड। जियोइड शेप का मतलब है समथिंग विच इज बल्जी। बल्जी मतलब
ऐसे बाहर की तरफ निकली। ये देखिए, ये सेंटर पोर्शन जो है अर्थ का वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जी है। लेकिन जो पोल्स के आसपास वाला पोर्शन है ये और ये थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, तो इस शेप को बोलते हैं जियोइड, GEOID। ठीक है, जियोइड, इट्स अ जियोइड शेप। ठीक है, तो अर्थ की शेप हमारी कैसी है, जियोइड, ना कि स्फीयर। पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्फीयर बोल देते हैं। तो अगर हम अर्थ को वर्टिकली ऐसे दो भागों में बांटें तो हम इस पार्ट को, इसके ईस्टर्न पार्ट को बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न पार्ट को बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम अर्थ को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटे तो ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर हम, जैसे हमने एक्सिस को बोला, एक्सिस ऑफ अर्थ एक इमेजिनरी लाइन है, तो जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है ये भी एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। ऐसे ही कुछ होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, कुछ होते हैं लैटिट्यूड्स। ये भी अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अर्थ पे किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए काम में आती हैं। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे क्या होती है। इससे पहले आप एटलस के बारे में पढ़ लीजिए। एटलस जो होता है वो एक बुक होती है जिसमें खूब सारे मैप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैप्स का जो कलेक्शन है उसे कहते हैं एटलस। एटलस में सारी जो प्लेसेस होती हैं वो इंडेक्सेस में अरेंज होती हैं। तो आप किसी भी प्लेस को उसके नाम से जान सकते हो। जैसे आपको दिल्ली ढूंढना है, ठीक है, तो दिल्ली का DE ऐसे करके, जैसे डिक्शनरी में आप वर्ड ढूंढते हो तो वैसे दिल्ली को आप इसके इंडेक्स में ढूंढ सकते हो। उस पर आपको पेज मेंशन होगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे ये पर्टिकुलर सिटी है। ठीक है, फिर आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाओ तो आप वहां पे उसको ढूंढ सकते हो। तो उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी आप पता लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो एटलस में जो होता है वो काफ़ी जो मैटर होता है वो अरेंज होता है, तो इसको ढूंढना इजी होता है। जो मेजरली यूज्ड एटलस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको भी यूज़ करने चाहिए, सबसे अच्छा एटलस है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये बहुत अच्छा एटलस है, अगर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आप फेमिलियर होते जाएंगे एटलस से। ठीक है, प्लेसेस आप पहचानने लगेंगे कि कौन सी प्लेस अर्थ में कहाँ है, कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, कौन सी लाइन इस पे से पास होके जाती है, इक्वेटर या कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो आप सब धीरे धीरे पहचानने लगेंगे। दूसरा एक अच्छा एटलस जो आप यूज कर सकते हो वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस। पर मैं पर्सनली ऑक्सफोर्ड यूज करती हूँ तो आई वुड सजेस्ट दिस वन। पर ये भी इक्वली गुड है, अगर आप करना चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि आज का हमारा मेजर टॉपिक है। लैटिट्यूड्स, अगर हम, जैसे मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया था कि अर्थ को अगर हम नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटें और बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो इस इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर। तो ऐसे ही इक्वेटर के पैरेलल अगर हम सर्कल्स बनाते जाएं अर्थ पे तो ये सब क्या कहलाएंगे, इक्वेटर के पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स, ओके, क्योंकि आड़े हैं, लेटे हुए हैं, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। लैट मतलब लेटे हुए, लैटिट्यूड्स पैरेलल टू इक्वेटर, ये इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, और एक पूरे के पूरे दो पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पे बराबर होगा। ठीक है, कभी वो चेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये कभी सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये पैरेलल सर्कल्स हैं। ठीक है, दीज आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स, पोल्स तक के चलते रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट, टोटल कितने होते हैं लैटिट्यूड्स, 181 लैटिट्यूड्स। लेकिन इन 181 लैटिट्यूड में से ये 5 लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करिए कि इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों ही पोल की तरफ बढ़ते बढ़ते ये जो सर्कल बनेगा अर्थ पे उसकी सरकमफेरेंस कम होती जाएगी, उसकी लेंथ कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पे आके कितना छोटा सा सर्कल हो गया है ना। तो ये सर्कल एज वी गो
away from equator towards the pole, the length of the circle will reduce. ठीक है, यही बोल रहे हैं. As we move away from the equator, the size of parallels of latitude decreases. समझ आया? ओके, तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में बताती हूँ. इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल है क्योंकि इसके आसपास ही हम बाकी पैरेलल्स को बता पाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ टिल्टेड है, तो ये 23.5 जो वहाँ पे डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 23.5, 66.5 एंगल्स देखिए. ठीक है, ये सेंटर से एंगल हैं, ये 23.5, ये 66.5. ओके, ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री का एंगल पर जो ट्रॉपिक आएगा, पर जो लैटिट्यूड आएगा उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, ऐसे ही 23 डिग्री साउथ एस, साउथ पे जो लैटिट्यूड आएगा उसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो आएगा उसे कहेंगे आर्कटिक सर्कल. 66.5 डिग्री साउथ पे जो आएगा उसे कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है, फिर नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा. तो ये सारे लैटिट्यूड्स हैं. तो आप इसको किसी प्लेस को इस तरीके से बता सकते हो कि वो इक्वेटर से कितने दूरी पर है, कितने एंगुलर डिस्टेंस पर है लैटिट्यूड के थ्रू. नेक्स्ट जो है वो है लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग हैं, लंबी लाइंस, खड़ी लाइंस. ओके, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़े, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जोड़ते हुए जो सेमी सर्कुलर लाइन बनती है, ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल्स हैं. तो ये सारे के सारे क्या होंगे, लेंथ में एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना. किसी की लेंथ छोटी या किसी की लेंथ बड़ी नहीं होगी. जबकि पैरेलल्स में जो पैरेलल इक्वेटर के आसपास घूमती है, मतलब इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है, जबकि लॉन्गिट्यूड सारे बराबर होंगे. टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 360 लॉन्गिट्यूड्स. ओके, सारी मेरिडियन इक्वल लेंथ की होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जब ये इक्वेटर पे हों, क्योंकि हमारी अर्थ बीच में बल्जी है, और जब ये पोल्स पे आके मिलते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाता है, 0 पे पहुंच जाता है. अब जैसे हमने 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पढ़े थे, अब ऐसे ही 2 इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं. तो पहला जो है वो है प्राइम मेरिडियन, जैसे कि या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब सारे के सारे एक जैसे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पहला है कौन सा आखिरी. तो इसके लिए बहुत पहले एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ब्रिटेन की जो एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच में, वहाँ से जो मेरिडियन पास होती है, मान लो ये लेबोरेटरी है यहाँ ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास होती है उसको मान लिया गया कि 0 डिग्री मेरिडियन है. 0 डिग्री मेरिडियन ये हुआ, तो इसके जितने भी ईस्ट में हैं तो उन्हें विद द सफिक्स ईस्ट बताया जाएगा, और इसके जितने वेस्ट में हैं उसको विद सफिक्स W मतलब वेस्ट बताया जाएगा. तो इसके 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स होंगे. लेकिन जो प्लस ईस्ट में होंगे उन्हें कहेंगे प्लस और इन्हें कहेंगे माइनस, क्योंकि इनका टाइम पहले होगा. अर्थ कैसे घूमती है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट. तो जो ईस्टर्न साइड पे होंगे वहां सन पहले दिखेगा, और जो वेस्टर्न साइड में होंगे वहां सन बाद में दिखेगा. तो इसलिए इनका टाइम जो होता है उसे प्लस में लेते हैं, और जो 0 डिग्री के इधर वेस्ट में होता है उसका टाइम माइनस में लेते हैं. ठीक है, और जो 180 डिग्री पे प्लस या माइनस पे होगा वो दोनों सेम लॉन्गिट्यूड होंगे, वो एक ही लाइन है. टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे. जो दूसरी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इसे. देखो, जब 180 डिग्री पे प्लस और माइनस वाली लाइन सेम है तो ऐसे में एक डे चेंज हो जाता है. ठीक है, मतलब इसके इधर की साइड दूसरा डे चल रहा है और इसके इधर की साइड दूसरा डे चल रहा है. लेकिन आपने अगर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली तो आपका डे चेंज हो जाएगा. तो इसलिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है,
अगर हम सन की तरफ से अर्थ को देखें, ठीक है, ये अर्थ है, जब अर्थ सन के आसपास घूमती है तो आधा पोर्शन ऑफ अर्थ में नाइट होती है और अदर हाफ पोर्शन में, सॉरी, आधे जो सन को फेस करता है उधर वाले हाफ पोर्शन में डे होता है और ऑपोजिट में नाइट होती है। ओके, तो जो जहाँ पे नाइट और डे का डिफरेंस पूरा आता है, ऐसा जो सर्कल बनता है उसे कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। तो ये लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स हैं। जैसे हम अगर यूटीसी पे हैं, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी यहाँ पर हैं, तो इसके 15 डिग्री अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 आवर प्लस हो जाएगा, फिर 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 2 आवर प्लस हो जाएगा, फिर 15 डिग्री, ये देखिए 15, 30, आपको 15 का टेबल तो याद होगा ही, तो हर 15 डिग्री पे आगे बढ़ने पे 1 आवर क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। और ऐसे ही हर 15 डिग्री पीछे होने पे क्या हो रहा है, 1 आवर कम हो जा रहा है। तो अगर 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 o'clock हो, यहाँ पर कौन सा टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे 12 है तो 12 PM, यहाँ पर होगा 11 AM। ठीक है, समझ आ रहा है, हर 15 डिग्री पे 1 आवर का चेंज हो रहा है। इधर प्लस में चेंज हो रहा है ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे माइनस में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो यूटीसी है उससे या यूटीसी को और क्या बोल सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम बोले या फिर ग्रीनविच मीन टाइम बोले। इससे हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो बताया हुआ है। जैसे कि देखो, एक पूरा रोटेशन अर्थ को करने में 360 डिग्री कवर करने पड़ेंगे, है ना, अपनी पूरा चक्कर अर्थ को अपनी एक्सिस पे लगाने में 360 डिग्री कवर करने पड़ेंगे। तो ये कितने देर में करती है, एक पूरा दिन कितने घंटों का होता है, 24 आवर्स का। तो अगर 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री में कितने आवर्स हुए, 1 आवर, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इन कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। अगर ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन है तो वो जीएमटी से आगे है, प्लस है, जीएमटी प्लस। अगर वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन है तो जीएमटी माइनस है। अब ये एक क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी है, तो थोड़ा पॉज करके आप इसको सॉल्व करके देखिए। आगे है ग्रिड। अब किसी जगह की लोकेशन को कैसे बताएं अगर हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता है। ये देखो, एक मैप पे यहाँ पे अगर लैटिट्यूड्स भी है लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट पर को फाइंड आउट करके आप पता लगा सकते हो कि उस प्लेस की लोकेशन अर्थ पर कहाँ है। इसका एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक डुबरी प्लेस है असम में जो कि 26 डिग्री नॉर्थ में है। देखो 26 डिग्री नॉर्थ मतलब ये देखो, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इस 26 मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। 90 डिग्री ईस्ट मतलब ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 90। ओके, तो इधर कहीं प्लेस पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर इज द लोकेशन ऑफ डुबरी ऑन अर्थ। तो इस तरीके से हम डुबरी की लोकेशन बता सकते हैं। तो ग्रिड ने हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, उसे सॉल्व कर दिया। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अर्थ के पे लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब आते हैं मोशंस ऑफ अर्थ। अर्थ किस तरीके से घूमती है। अर्थ के दो मोशन हो सकते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो इसे कहते हैं रोटेशन। जब अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है एक पर्टिकुलर पाथ में, जिसे कहते हैं उसका ऑर्बिट, तो इसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। ओके, अब ये सीजन कैसे चेंज होते हैं वो बताया हुआ है।
जब सन रेज अर्थ पे पड़े, लेकिन अर्थ तो टिल्टेड है, तो मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसमें है? किसमें है मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? डार्क साइड पे है ना। और जो कम पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो क्या है? कम पोर्शन है लाइट की तरफ, सन की लाइट रेज पड़ रही है इस पे कम। तो ऐसे में जो रातें होंगी, जो नॉर्दर्न पोर्शन में रातें होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें होंगी, वो लंबी होंगी और दिन जो होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? हमारे यहाँ विंटर में, क्योंकि जब सनरेज कम पड़ेंगी तो हमें क्या हो लगेगी? ठंड, गर्मी कम हो जाएगी, तो ऐसे टाइम को हम बोलते हैं विंटर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होती है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? मेजर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इतना पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर किसमें है? सन के सामने। तो यहाँ पर हीट बढ़ जाएगी, लेकिन इतना कम पोर्शन इसका सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर। ऐसे ही जब इस पोजीशन में आएगी अर्थ, तो इसके नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल सनरेज पड़ेंगी, तो इसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। जब इसमें नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर होगा उसमें आएगा स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उस टाइम? ऑटम। ठीक है, जब अर्थ की टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा हीट पड़ रही होगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे कम हीट, तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? समर, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में होगी विंटर। ऐसे एक और टाइम आएगा जब डे और नाइट की लेंथ फिर से बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल सनरेज पड़ रही होंगी, तो इसे कहेंगे, इससे ऑटम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ओके, जब सर्दी की रातें बड़ी होती हैं लेकिन दिन छोटे, तो उसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ये कब आता है? 22 दिसंबर। जब दिन बड़े लेकिन रातें छोटी, तो इसे कहते हैं समर सॉल्स्टिस। ये कब आता है? 21 जून। जून में बहुत गर्मी पड़ती है, ऐसे ही दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है, तो विंटर सॉल्स्टिस कब आएगा? 22 दिसंबर। अब आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विंटर क्यों बोल रहे हैं हम, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या है इस टाइम? समर। तो इसका रीजन ये है कि मेजर जो हमारी कॉन्टिनेंट लैंड मास है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है। अर्थ का जो मेजर लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो ये वेदर, ये विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस या इक्विनॉक्स, ये सब जो हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, क्योंकि लैंड मास ज़्यादा है इसलिए पॉपुलेशन भी यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अर्थ डे का बात क्या होता है? अर्थ डे का मतलब है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, मतलब एक दिन अर्थ पे कितना लंबा होता है। तो अर्थ पे एक दिन होता है 24 घंटे का, इसलिए अर्थ डे इज 24 आवर्स। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट के डे निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सा प्लैनेट अपनी एक्सिस को कितनी देर में पूरा कर लेता है, रोटेट कर लेता है, उसको वो उसका डे हो गया। ठीक है, और अर्थ सन के आसपास कितनी देर में चक्कर लगाती है? सन के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, लेकिन इस 6 आवर को मैनेज करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम एवरी 4th ईयर इस 6 + 6 + 6 + 6 24 हो जाता है, तो एक एडिशनल डे डाल देते हैं। इस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और ये जो एडिशनल डे आता है ये कब आता है? 29 फरवरी को। ठीक है, ये डेट्स जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि समर सॉल्स्टिस 21 जून, विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर। ये डेट्स आपको याद रखनी है। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है और अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं अर्थ पे। टाइड्स का मतलब होता है कि अगर जो ओशन या सी होते हैं उनमें रिदमिक फॉल ऑफ वाटर होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे पानी की लहरें बहुत ऊंची जाती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा नीची जाती हैं, तो ये रिदमिक फॉल और राइज ऑफ वाटर जो होता है इन्हें कहते हैं टाइड्स।
तो इसका भी रोटेशन की वजह से इन पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे विंड्स, जो हवाएं बहती हैं या फिर जो ओशन करंट होते हैं, ओशन में जो पानी का डायरेक्शन है, वो जो चीजें हैं, ये सब भी अर्थ के रोटेशन पे काफी हद तक डिपेंड करती हैं। फिर अर्थ की जो स्पीड है उससे क्या होता है, उसके रोटेशन की स्पीड की वजह से अर्थ की शेप भी अफेक्ट हुई है। जो हम आज बल्जी एट द सेंटर और फ्लैट एट द टॉप और बॉटम, वो जो है वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड की वजह से है। सेकेंड है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, जब अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है, और क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, इन दोनों रीजन से आते हैं अर्थ पे सीजन्स, और जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंज हो जाते हैं। जब हम समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं, तो ये सब भी किसकी वजह से होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के किस किस पोर्शन पे कितनी हीट पड़ती है, उसके बेसिस पे कुछ 3 हीट जोन्स डिसाइड किए गए हैं। एक है टॉरिड जोन, जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, टेम्परेट जोन जहाँ पे उससे कम हीट पड़ती है, और फ्रिजिड जोन जहाँ पे बिल्कुल हीट नहीं पड़ती है, फिर बहुत कम हीट पड़ती है। ये कैसे पता लगाते हैं, देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल्स बताई थी। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम देखते हैं, तो मेजरली सनरेज पूरे ईयर में यहाँ से यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न से कैंसर, यहीं पे ही घूमती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो डायरेक्टली जो सनरेज पड़ती हैं, एक होती है डायरेक्ट पड़ना और एक होती है ऑब्लिक पड़ना। ठीक है, तो ऑब्लिक में एरिया ज्यादा कवर करती है लेकिन हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। डायरेक्ट अगर आप पे हीट दी जाए तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हीट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अर्थ की रेस, मतलब सन की रेस डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं पूरे टॉरिड जोन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन, यहाँ पे सन की ऑब्लिक रेस पड़ रही है, सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही बल्कि ऑब्लिक रेस पड़ रही है, तो ये एरिया तो ज़्यादा कवर कर रहा है लेकिन हीटिंग इफेक्ट कम है। ठीक है, ये एरिया ज़्यादा है लेकिन हीटिंग इफेक्ट कम है, तो इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं टेम्परेट जोन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा। जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन। जो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है उसे बोल देंगे साउथ टेम्परेट जोन। तीसरा जो जोन है वो है फ्रिजिड जोन। ये मोस्टली आइस शीट से कवर्ड रहता है, वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ पाती। तो जो नॉर्थ पोल है उसके आसपास का जो जोन है, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल के अंदर वाला, ठीक है, और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच का जो जोन है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, फ्रिजिड जोन। वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है यहाँ का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था 180 डिग्री मेरिडियन जो है वहां पे दिन चेंज हो जाता है। अब ये दिन कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको 180 डिग्री मेरिडियन, ये देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसे सीधा क्यों नहीं रखा गया, इसका रीजन ये है कि अगर इसको सीधा रखते तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंड कंट्रीज या आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर हम इनको सीधा रख देते तो इसके ग्रुप के छोटे छोटे पार्ट्स बढ़ जाते हैं और वहां पे टाइम क्या लेना है उसकी ये कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर डेट क्या लेनी है उसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा कर्व्ड कर बना दिया गया है। ठीक है, अब आइडियल में अगर कोई ट्रैवलर, देखो ये जो कंट्रीज होती हैं जो मतलब अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात कर रही हूं मैं, ये जो कंट्री हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना। और जो इंडिया, चाइना, ये हमारा इंडिया, यहाँ चाइना, रशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ईस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो जब कोई वेस्ट टू ईस्ट जाए, ठीक है, उल्टा वेस्ट से ईस्ट जाए, तब इट लॉसेस अ डे। मतलब अगर यहाँ पे सेकेंड
या आज क्या डे है, अगर यहाँ पे 6 मई है, ओके, अगर यहाँ पे 6 मई है तो अगर वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी 8 मई। वेस्ट से ईस्ट कवर करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मई, और वो एक दिन मतलब 7 मई को खो देगा, वो जी नहीं पाएगा, उसके कैलेंडर से वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रैवलर ईस्ट से वेस्ट में जाए, मतलब अब यहाँ से कहाँ जाना है इसको, यहाँ ईस्ट से वेस्ट में जाना है, तो इट गेन्स अ डे। मतलब अगर 6 मई को यहाँ से निकला है तो यहाँ पे 5 मई ही चल रही होगी, ठीक है, 5th मई ही चल रही होगी, तो उसको 6th में फिर से वापस जीने का मौका मिल जाएगा। मतलब द ट्रैवलर विल गेन अ डे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर जगह की डेट बता सकते हो, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इसे देख लीजिए। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, आपको पता है, इट्स जियोइड। व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको पता है क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 23.5 डिग्री नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, इसलिए एन लिखना बहुत जरूरी है। 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वाई डज टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि सनरेज यहाँ पे क्या पड़ती हैं, डायरेक्टली फॉल करती है और ऑल ओवर द ईयर इसी जोन में रहती हैं। वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन, क्यों, क्योंकि इंडिया की जो टाइम है, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है, इक्वल्स टू ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है GMT, उससे 5 hour 30 minutes आगे है, ठीक है। तो अगर वहां पे 12 noon है तो 12 noon में 5 + 30 आर करोगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5:30 PM इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन की वैल्यू, ये आप कर सकते हो, ये आपको पता है। फ्रिजिड जोन लाइज नियर, ये भी आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, ये भी आपको पता है। एंटार्क्टिक सर्कल, ये भी आपको पता है। ये सब जो आप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वापस अगर लेक्चर देखोगे, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आपको मिल जाएंगे इसके आंसर्स, ठीक है। ग्रिड ऑफ नेटवर्क, ग्रिड क्या है, किसकी ग्रिड होती है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये भी मैंने आपको बताया था। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट कितने डिग्री का है और कहाँ पर है, साउथ में। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब IST किस मेरिडियन से होता हुआ गुजरता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पता करो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसको आपको बता दूंगी। 0 डिग्री मेरिडियन को और क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स, लॉन्गिट्यूड्स मिल जाते हैं ना पोल्स में जाके। तो आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर ये एक MCQ है, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइएगा। अगर सॉल्व होता है तो आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए, वरना मैं अगले लेक्चर में आपको इसका आंसर बताऊंगी। ये अपकमिंग वीडियो मेरा किस पे बेस्ड होगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं अगले वीडियो में मैप्स कवर करूंगी, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कवर करूंगी, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इन सब के बारे में डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, ओके। Thank you. Happy learning. Stay in home. Take care.